जी। अच्छा अच्छा, तो हम थे कि चेयर पे बैठने के लिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम सॉरी। अच्छा, सबसे पहले जब आप चेयर पे बैठे हैं ना, इस तरह की एक आपके साथ लगी होगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप इस तरह, ठीक है। इसको बिल्कुल आपने ऐसे स्ट्रेट रखना है, ऐसे बिल्कुल आपने स्ट्रेट ऐसे बैठना है, ऐसे आप ऐसे जैसे बैठे ना। और जो आपके लेग्स होंगी ना इसकी, चेयर की, उस पे आपने अपने बाजू ऐसे रखने हैं, ऐसे रख लेनी है। या जो आपकी नीज होंगी ना, ऐसे ऐसे आपने अपनी नीज पे रख लेनी है, ऐसे। ये देखिए ना, आपने अपनी नीज पे ऐसे रख लेनी है, ठीक है। इसी तरह आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ऐसे जैसे आप बिल्कुल एक्टिव है, एक्टिवली अगले की बात आप सुन रहे हैं, इंटरव्यू की बात आप सुन रहे हैं, और उसका प्रॉपरली आप रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अगर एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपने, आप थिंक अबाउट, आपने किसी भी इंटरव्यू में, कोई भी इंटरव्यू हो जाए, उसमें आपने यूज नहीं करना सिंपली 0% या 100%। आई थिंक अबाउट 50-50 कर देता है, ठीक है। जब आप आई थिंक अबाउट यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपको खुद भी नहीं है। आपने, अगर आपको श्योर नहीं है तो आप कह दें आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं आता, ठीक है। या आई एम सॉरी सर, मैं इस पे सर रिसर्च करूंगा और मैं सर इस बारे में मालूमात इकट्ठी करूंगा, ठीक है। इससे आपका अगले के सामने ये चीज चली जाएगी कि ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं जाता, ना ही अपने ऊपर इसका कोई गर्व है या कोई गुरूर करता है। इसको नहीं आता तो ये सिंपली अगले के सामने सीधी बात कर सकता है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप उसका लाजमी आंसर दें। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप से एक क्वेश्चन अगला बंदा करेगा ना, तो आपको क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की जंग होती है। आपके अंदर एक चीज उठने लगती है कि आप नहीं कर सकते, उधर से होती है कि आप कर सकते हैं। आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, इंटरव्यू की जान है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नहीं आता, कोई इशू नहीं है, आई एम सॉरी सर। तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको, कोई इशू नहीं है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया में सारा नॉलेज, हर इल्म हर बंदे नहीं जान सकता। जो कि पीपीएससी की, एफपीएससी की, या फोर्सेस, इनका सिलेबस है ना इंटरव्यूज का या रिटर्न का, वो हर बंदे के बस में नहीं होता, या हर बंदा उसको कवर अप टोटली दुनिया का नॉलेज। अब जनरल नॉलेज बहुत वसी है, ठीक है। सिर्फ अगर पाकिस्तान के जनरल नॉलेज को आप लेके बैठे ना, तो आपसे प्रिपेयर नहीं होगा। इस्लामिक स्टडीज का जनरल नॉलेज लेके बैठे ना, आपसे प्रिपेयर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वर्ल्ड जनरल नॉलेज लेके बैठे आपसे प्रिपेयर नहीं होगा। और ये बंदा वो भी जानता है, जो आपके सामने इंटरव्यूअर है, वो ये जानता है कि जो जनरल नॉलेज है वो बहुत वसी है, एक आम से बंदे के बस की बात नहीं है। लिहाजा जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा, नो इशू। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल, आपकी जात से रिलेटेड है, उस पर सॉरी नहीं करना, आपने उसका आंसर आपने देना है। आपको पहले बताया कि मिलावट नहीं करनी, सच बोलना है, उसका आंसर आपने देना ही देना है, ठीक है। जनरल नॉलेज का इशू नहीं है, जनरल नॉलेज पे आपका रिकमेंडेशन, नॉट रिकमेंडेशन, सिलेक्शन, रिजेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये आपकी, लोगों की बहुत गलत फहमी होती है। लोग पता क्या करते हैं, लोग अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को, पर्सनल पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग जो है ना, उसको छोड़ देते हैं और जनरल नॉलेज को लेके बैठ जाते हैं। मैं गया इंटरव्यू के लिए, एक जगह पे आईएसएस रिलेटेड थी, ठीक है। वहां गया, वहां लड़के के पास नोट्स थे और वो जनरल नॉलेज प्रिपेयर कर रहा है। मैं कहता हूं कि इंटरव्यूज के लिए सादा सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, जो आप अपनी स्टार्ट से लेकर, नर्सरी से लेकर आप ग्रेजुएशन मास्टर लेवल तक पहुंच चुके हैं, एम फिर पीएचडी लेवल तक भी होते हैं सीएसएस में, इनफाइट, ठीक है। तो आपके पास जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर बिलीव करें। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर बिलीव करें, उसके पीछे ज़्यादा ना पड़ें। आपके जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको वो मुतासर करेगा। जब आप ज़्यादा सिलेबस देखेंगे, आपका ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना टेम्परामेंट
और अपना जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है उसको आप लूज कर देंगे। ठीक है, इसलिए जनरल नॉलेज पे ज्यादा फोकस नहीं करना, सिंपली चीजें देख लें जो नॉर्मली हैं। मतलब करंट अफेयर्स हो गए रिसेंटली, पिछले 1 साल में या 1.5-2 साल में क्या हुआ है वो आप सिंपली देख लें बस, और कुछ नहीं देखना। लोग 10-10 साल 20-20 साल 30-30 साल पैदा ही नहीं हुए होते और उस वक्त की जनरल नॉलेज के पीछे पड़े होते हैं, इस चीज के करंट अफेयर्स के पीछे पड़े होते हैं। इस चीज के पीछे नहीं पड़ना। तारीख पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडीज, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, पाकिस्तान जनरल नॉलेज, ये मैटर नहीं करता। आपका मैटर करता है आपका बिहेवियर। आपने अपना टेम्परामेंट कंट्रोल में रखना है। पानी पी के जाए बेशक, अगर आपको गुस्सा आता है, आपका कोई टेम्परामेंट है, आपका कोई इशू है, आपको साइकोलॉजिकल कोई इशू क्रिएट होता है, गुस्सा भी एक साइकोलॉजिकल इशू होता है एक टाइम पे जब वो हद से बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह जब आप अगले बंदे से बात कर रहे होते हैं और हद से ज्यादा उसके फेवर में जाना या हद से ज्यादा उसको फेवर में लाने की कोशिश करना, ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू है। इसको खुशामद का नाम भी दिया जाता है। इस चीज से भी आपने अवॉइड करना है। उसके बाद जब आप उसके सामने बैठे होंगे तो आपने ये जो हाथ है ना, इनको दोनों को नहीं चलाना। याद रखिएगा, एक को ऐसे ही चलाए, दूसरा उसको फॉलो कर रहा हो, या इसको यूज करते हैं, कुछ लेफ्टी होते हैं कुछ राइट हैंड होते हैं। ठीक है, आपने उस चीज को फॉलो करना है कि आप राइटिंग किस हैंड से करते हैं। अगर आप लेफ्ट से करते हैं, राइट से करते हैं, तो वो आपका जो एग्जैक्ट एरिया है वो है एरिया ऑफ अवेयरनेस, एरिया ऑफ पॉइंट है। ठीक है, जो आपका पॉइंट है वो होगा। इसी तरह आपने उस दोनों अगर आप करेंगे ना, दोनों करेंगे, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो आप उससे ये लड़ाई कर रहे हैं, उसके साथ आप ये अपने जो आपका टेम्परामेंट है उसको आप शो करवा रहे हैं, उसके साथ आप बहस कर रहे हैं। ये बहस को शो करता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये, और ये बहस को शो करता है जब आप ये दोनों हाथ यूज करते हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसको आपने अवॉइड करना है। आपने एक हाथ का इस्तेमाल करना है, और एक हाथ का ये नहीं है कि आप इधर तक लेके आए या इधर लेके जाएं सिर्फ सिंपना कि सर मेरे ख्याल में अगर इसको ऐसे कर लिया जाए या इसको ऐसे कर लिया जाए, ये देखें ना, ये दोनों एक साइड पे जा रहे हैं इस तरह। ठीक है, दूसरा एक आपका काम हो रहा, दूसरा उसको फॉलो कर रहा। ठीक हो गया। इसी तरह अगले बंदा अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप उस क्वेश्चन की नौयत को समझेंगे। वो नौयत किस बेस पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आपने कौन सा ऐसा क्ल्यू उसको दिया है जिस बेस पे वो क्वेश्चन कर रहा है। एक और जो मेन बात आपको बताऊं कि जो आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप जिस जगह आप खत्म करते हैं ना, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एक ये टेक्निक भी है एक अच्छे क्वेश्चन करने की। अगला बंदा जो बात कर रहा है ना, उसमें से क्वेश्चन निकालो। इसको अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और एक एक अच्छे ज़हनियत की ये निशानी होती है कि उसमें से अच्छे क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, और उसका एक अच्छा एक परफेक्ट आंसर निकल रहा हो, तमीज नहीं बांधी। इसी तरह मैं दो साइकोलॉजिस्ट के सामने गया, दो साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठा। वो मुझसे कहते हैं, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं कि वो आपसे ना ऐसे बात कर रहे होंगे कि जैसे वो आपके बचपन के लंगोटी हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके अंदर से आपको निकालना होता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो बंदा भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है वो इस बात पे फोकस करके जाता है कि मेरी ड्रेसिंग, ये चीज़ें ये अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो बंदा भी जानता है, वो ऐसे नहीं वहां पे बैठा 10-20-30 लेफ्टिनेंट कर्नल अगर आपके सामने बैठा है ना, या आपके सामने डिप्टी कमिश्नर बैठा है, तो वो ऐसे ही नहीं बैठा। उसका एक एक्सपीरियंस है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूरे एक यूनिट को कमांड किया होता है, 700 बंदे उसके अंडर होते हैं, वो ऐसे ही नहीं आपको बैठा होता। ठीक है, और आपकी उम्र उसके बच्चों जितनी होती है, वो तकरीबन रिटायरमेंट के करीब होता है और बूढ़ा हो चुका होता है। तो आपने उसके सामने कोई अपने आप को इस तरह शो नहीं करवाना कि मैं बड़ा हूँ और मैं ये हूँ मैं वो, नहीं, नो, ऐसे नहीं। जो आप हो एग्जैक्टली उसको शो करवाओ कि सर मैं ये हूँ और मैं इसी तरह कर सकता हूँ, इस लिहाज से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बात लंबी हो जाएगी, टाइम भी हमारे पास कम है। अच्छा, और इसके बाद अब आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। कॉन्फिडेंस की मैंने आपको बात बता दी कि कॉन्फिडेंस कैसे करना है, और इंटरव्यू करके क्वेश्चन को आपने टैकल कैसे करना है। टैकल करना बहुत बड़ा इशू नहीं है। नहीं आता बता दें, सर आई एम सॉरी मुझे नहीं आता, बस उसकी आंखों में आंखें डाल के बता दें, बस
कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी देखे जा रहे हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट भी देखी जा रही है, आपके जो आंखों की मूवमेंट है, आपकी जो आई बाल्स की मूवमेंट है वो भी देखी जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब बंदा नफ्सियात में है कि जब बंदा ऊपर देखता है ना, तो इसका मतलब है कि वो इसका कोई डिफेंसिव झूठ झूठ ढूंढ रहा होता है। जैसे भी आपने अगले बंदे से पूछना है ना कि वो अगले बंदे को आपने अगर पहचानना है कि वो झूठा है या सच्चा है, उससे खुद पूछना, वो खुद उसे खुद पूछने। अगर वो कह दे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने आप को सच्चा कहूँ, या अगर वो आजी इख्तियार करे, तो इसका मतलब है वो बंदा अच्छा है और वो बंदा सच्चा है। अगर वो कहे मैं तो इतना जी, मैं तो सच्चा हूँ जी, मैं तो वो मैंने सच हो गया, तो बंदा गूफ है। याद रखिएगा, ये मुझे साइकोलॉजिस्ट ने बताया था, बंदा गूफ है। अगर वो कहे कि यार मुझे तो कभी कभी झूठ भी निकल जाए, कोई बंदा भी दुनिया, वो इंसान ही नहीं होता जो कि जिसे गुनाह ना होता, झूठ ना बोलता हो, ठीक है। कोशिश हम सारे करते हैं, लेकिन हमसे झूठ निकल जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हमसे झूठ निकल जाते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि मैं उसको इंसान ही नहीं समझता जो झूठ या जो गुनाह ना करता, वो फरिश्ता है। लेकिन जो गुनाह पे डट जाता है उसको शैतान कहते हैं, और जो गुनाह पे तौबा इस्तगफार कर लेता और आइंदा ना करने का तहैया करता है, बार बार हो जाए कोई सुनिए, लेकिन आइंदा ना करने का तहैया करता है, उसको इंसान, इसी का नाम इंसानियत है और उसको इंसान कहते हैं। तो आप उसके सामने ये कह सकते हैं कि ये चीज़ वो आपसे पूछेगा, अगर साइकोलॉजिस्ट होगा तो आपसे शायद ये बात भी पूछ ले कि बेटा आप ये बताएं कि आप अपने आप को किस जगह पे रखते हैं, क्या आप सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आप किस लेवल पे रखते हैं। तो आपने उसको सिंपली बताना है, यही बात बतानी है जो मैंने आपको आंसर किया है। थोड़ा मजहबी भी हो जाए, थोड़ा वर्ल्ड पे दुनिया में भी आ जाए। आपने टोटली झुकाव मजहब की तरफ भी नहीं करना और टोटली झुकाव दुनिया की तरफ नहीं करना। आपने एक सेंट्रल पाथ इख्तियार करना है, जिस जगह हमारा दीन म्याना रवि का हमें दर्श देता है। तो आपने जो भी काम करना है, आपने सेंट्रल पाथ इख्तियार करना है। आपने ना 0 पे जाना है, ना 100 पे जाना है, आपने 50-50 पे रहना है। वो आई थिंक वाला 50-50 नहीं, ठीक है। उस स्टूपिड वर्ड को यूज नहीं करना, ठीक है। इस चीज को आप अगर यूज करेंगे ना आई थिंक को, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो ऐसा क्ल्यू निकालेंगे ना, आपके लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो एक्सपीरियंस बंदे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ निकाल लेना है, ठीक है। इसीलिए कोशिश करें कि आई थिंक वर्ड को अपनी डिक्शनरी से आउट करके जाएं वहां से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपके 38% आपके इंटरव्यू में मैटर करती है। 38%, 55% आपका वर्बल, नॉन वर्बल, 7% वर्बल, नॉन वर्बल जिसमें आपकी ड्रेसिंग आ जाती है, बोलने के अलावा आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपने अगले बंदे को कैसे डील किया है, आप बैठे कैसे हैं, आपका स्टाइल कैसा है, आप अगले बंदे को कैसे स्माइली फेस रखना है, स्माइली फेस। अगले बंदे को आप स्माइल के साथ देख रहे हैं, आया आपने अगले बंदे को आप गुस्से के साथ देख रहे हैं, वो जज कर लेगा। आप जितना मर्जी खुद को छुपाएं, आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी वो अपने आपके अंदर से वो निकाल लेगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी जो रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी है उसमें इस किस्म की अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करें जो लीडर्स की होती है, और जो आम तौर पे जो ये बड़े डिपार्टमेंट्स में जैसे CSS का इंटरव्यू हो जाता है, लोग मुश्किल समझते हैं उसको, क्यों? लैंग्वेज की वजह से। कम्युनिकेशन पे मैं बाद में आता हूँ, अब लैंग्वेज की बात आ गई है। तो लैंग्वेज का बहुत हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनमें ये पाया जाता है कि लैंग्वेज कौन से हम यूज़ करें, आया हम उर्दू में इंटरव्यू दें, आया हम इंग्लिश में इंटरव्यू दें। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपसे अगला बंदा अगर इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसका इंग्लिश में आंसर देंगे, अगर बंदा उर्दू में कर रहा है तो आप उर्दू में आंसर देंगे। बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इंग्लिश वीक होती है, जिनको नहीं आती, ठीक है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी इस किस्म का है कि खैर ये बात की बात है। अब आपका इंग्लिश में उसने क्वेश्चन कर दिए, आपको इंग्लिश में आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई इशू ही नहीं है। वो आपको सिर्फ चेक कर रहा है, आपकी कोशिश चेक कर रहा है, आप कितनी कोशिश करते हैं। एक लाइन बोलें, एक वर्ड बोलें, आधा वर्ड बोलें इंग्लिश का, बोलें ज़रूर। ये ना कहें आई एम सॉरी सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, आप हार मान रहे हैं।
और याद रखिएगा लीडर कभी हार नहीं मानता। जो लीडर होता है वो कभी हार नहीं मानता। जब तक वो हार नहीं मानता, कोई बंदा जब तक हार नहीं मानता तब तक वो सक्सेसफुल है। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि एक बंदा हार मान गया या एक बंदा जीत रहा है। अब एक बंदा जीत गया है ना, तो वो बंदा कभी भी इस चीज को अडॉप्ट नहीं करेगा कि मैं कभी हारा भी था। एक दफा हारेंगे, 3 दफा हारेंगे, 10 दफा, 100 दफा, 50 दफा हारेंगे, जीतेंगे भी एक दिन, जरूर जीतेंगे। अंधेरे के बाद एक उजाला भी होता है। और रोशनी, जब आप अंधेरे में चाह रहे होते हैं ना, तो ऐसी जगह भी आती है जब रोशनी होती है। ठीक है, थोड़ी सी एक वर्ड बोले, आधा वर्ड बोले, सर आई, इस तरह बोले, कोशिश करें, अगला बंदा समझ जाएगा कि बच्चा या बच्ची कोशिश कर रही है, तो इसको ज्यादा मैं सुना, वो एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो आपको खुद ही कहेगा बेटा यू कैन स्पीक इन उर्दू या यू कैन आंसर इन उर्दू, आप उर्दू में आंसर दे सकते हैं, नो इशू। ठीक है, वो खुद कहेगा, याद रखिएगा, वो खुद कहेगा। जब आपकी वो कोशिश, सिर्फ कोशिश देखी जा रही है आपकी, जब आपकी कोशिश वो देख लेगा ना, तो आपको खुद कहेगा कि बेटा आप उर्दू में आंसर करें। ठीक है, आपका जबान का मसला हल हुआ कि आंसर किस में दें। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल पे बात कर रही थी। कम्युनिकेशन स्किल ये होती है कि अगले के लेवल पे जाके उसको बात समझाना, या अगले को अपने लेवल पे ला के उसको बात समझाना। बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अगले को बात समझा सकें। ठीक है, अगर अगला बंदा आपकी बात समझ गया है, तो इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। अगर अगले बंदे को आप बात नहीं समझा पा रहे, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन के 3 चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं और 3 माहौल होते हैं। माहौल इस तरह होता है कि एक पैनल माहौल होता है, एक सिंगल माहौल होता है, और एक जो मैंने बताया कि एक सामने आपके बंदा बैठेगा और एक आपका राइट या लेफ्ट पे ट्रेनी या साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा। साइकोलॉजिस्ट हर इंटरव्यू में होगा आपका। ठीक है, शायद वही बंदा साइकोलॉजिस्ट हो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ही आपके अंदर को निकाल सकता है। बाकी जो आपके सामने ऑफिसर एक्सपीरियंस बंदा है वो आपके अंदर को नहीं निकाल सकता। नफ्सियात एक ऐसी चीज़ है। और एक चीज होती है आपका अंदाज, आप अगले बंदे को जवाब किस तरह दे रहे हैं। आया आप गुस्सा कर रहे हैं, आप टेम्परामेंट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, आप पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, अब मैं यहाँ पे तो आई एम सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन मुझ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हुए हैं ना कि यहाँ पे शेयर करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। जैसे वो मैं आपको ना सिंपल वर्ड में बता दूंगा कि करेक्टर पे, मेरा करेक्टर उन्होंने चेक करने की कोशिश की। ठीक है, मैंने मॉक इंटरव्यू में भी अगले बंदे का करेक्टर चेक किया, क्योंकि मेरे साथ लड़का था जिसका मॉक इंटरव्यू लिया। ठीक है, उसके बाद मेरे सर जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने जब एक लड़के का मॉक इंटरव्यू लिया, तो उस सर ने जब क्वेश्चन किया, तो वो बंदा प्रैक्टिकली बता रहा है कि सर ये इस तरह होता है, ऐसे होता है, इस तरह होता है। ठीक है, तो ये बात आपने ज़हन में रखना है कि आपने अगले बंदे को टैकल करना है। आप फीमेल हैं, आपके सामने मेल है, और आपसे वो इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है, करेगा, ज़हन में रखिएगा। मेल है फीमेल है, वो आप सामने वो करेगा। मेरे सर मेल थे और वो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं आईएसएसबी में। वो बता रहे थे कि मेरे सामने एक लड़की आई, मैंने उससे पूछा कि बॉयफ्रेंड है, तो उसने आगे से वो थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज कर गए, ये थोड़ा सा इस तरह हो जाता है। तो जब आप ना इस तरह लड़कियों से पूछते हैं या लड़कों से पूछते हैं, तो कभी कभी जो अच्छी होती हैं, या हर किस्म के लड़के भी होते हैं, हर किस्म की लड़कियां भी होती हैं। मैं वर्डिंग थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा संभाल के यूज़ करूँ। तो उसने आगे से आंसर किया कि नो सर। अब जो वो नो सर कह रही है ना, उस नो सर में वो आंसर नहीं है, लेकिन उसका जो कहने का अंदाज है ना, वो साइकोलॉजिस्ट देख रहा है। मैंने बताया आपको कि आपके जो 7% है वो मैटर नहीं करते, 93% जिसमें 55% वो आपका मैटर करती है, 38% कम्युनिकेशन, आपका जवाब देने का अंदाज वो मैटर उसको करेगा। आपने उसको ना शुरू से लेकर एंड तक एंगेज करके रखना है। और हर जो आपका क्वेश्चन होगा ना, आपने एंड पे ऐसा क्लू जरूर छोड़ना है कि जिस पे वो एक नया क्वेश्चन बना ले।
आप उसको साथ लेके चल सकते हैं जब आपके पास इस चीज़ की प्रिपरेशन होगी। ये याद रखिएगा, जब आपके पास इस चीज़ की प्रिपरेशन होगी ना, कि आप उसको साथ लेके चल रहे हैं, तो एंड पे आप क्ल्यू भी छोड़ेंगे। जब आप एक क्ल्यू एंड पे छोड़ेंगे ना, तो वो उसी पे एक क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन एक्चुअली आप उसको साथ लेके चल रहे हैं और अपनी मर्जी का इंटरव्यू उससे करवा रहे हैं। लेकिन इसकी भी एक ना एक्सपीरियंस बंदे से प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपसे ना वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल या जो आपका उन पैनल इंटरव्यू होगा ना, उसमें एक आपका ओवरऑल आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग आपने कैसे करनी है। ड्रेसिंग फीमेल्स के लिए जो रिकमेंडेड है या जो प्रेफरेबल है वो है डार्क कलर्स। याद रखिएगा, डार्क कलर। अगर आपने अबाया पहन के जाना है तो अबाया भी आपका डार्क कलर, ब्लैक कलर से आपने अवॉइड करना है। ब्लैक कलर से आपने इस तरह अवॉइड करना है कि ये पावरफुल, यानी पावर नीडेड होता है। ठीक है, ये पावर नीडेड होता है, मतलब मुझे ये ना पावर चाहिए। इसी तरह अगर आप यूज़ करते हैं रेड कलर, मैं खुसूसन मेल के लिए बताऊंगा, हमारे साथ शायद यहाँ मेल भी होंगे, तो मेल के लिए मैं बताऊंगा कि आपने जब आप डार्क कलर की पैंट यूज करके जा रहे हैं ना, तो उसके अपना आपने ना प्रेफरेबल जो शर्ट है वो है आपकी वाइट। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, आप सबके लिए ये मेन बात है कि जब आप जा रहे हैं तो अगर आप विलेज में हैं तो विलेज वाला गेटअप करके जाएं। वहाँ उनके पास आपकी सीवी मौजूद है या आपका बायोडाटा मौजूद है या आपका रिटर्न मौजूद है, या जो आपका उनके पास सारा बायोडाटा, उनके पास जो आपने रजिस्ट्रेशन की थी उनके पास पहले मौजूद है, उनको पता है कि आप एक गांव से हैं। तो गांव के लिए जब एक बंदा जा रहा है उनके सामने, तो जो इंटरव्यू की ड्रेसिंग है ना, वो दो हैं। शलवार कमीज आपका जो कौमी लिबास है, और उसके ऊपर बेस कोट है। ठीक है, और उसके नीचे पिशावरी चप्पल, एक ये है, और एक ये है कि पैंट शर्ट, ड्रेस पैंट शर्ट और ऊपर टाई। ठीक है, टाई, और अगर मौसम है तो ऊपर कोट। आईएसएसबी के लिए या फोर्सेस के लिए जो चीज़ रिकमेंड करती हैं, वो आपका जो कोट का कलर है और जो पैंट का कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे ना, जब आप किसी ऑफिसर को देखेंगे ना जो फोर्सेस में होगा, एयरफोर्स में, नेवी में या वो आर्मी में होगा, तो उसकी जो पैंट का कलर होगा और जो कोट का कलर होगा सेम नहीं होगा। ये ऑफिशियल ड्रेसिंग है। ठीक है, अब आप अगर सीएसएस के लिए जा रहे हैं, सीएसएस के लिए आप सेम करके जाएं, सेम बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब भी आप सिविल सर्वेंट को देखेंगे तो उसका जो ड्रेसिंग होगी वो सेम होती है, उसकी पैंट शर्ट, जो उसका कोट होता है वो सेम होता है, बाकी जो शर्ट होती है वो प्रेफरेबल तो वाइट है। उसके बाद जो टाई है, चेक नहीं होनी चाहिए, शर्ट भी आपकी चेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब आप उसको कोर्ट के साथ आप जाएंगे तो उसके बाद आप उनके सामने जब जाएंगे तो ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, जो कि 55% है। ठीक है, उसके बाद 38% कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता दिया कि आपने अगले बंदे को बात समझानी है, आपको वर्डिंग सिंपल होनी चाहिए। वर्डिंग आपकी इस तरह सिंपल होनी चाहिए कि आप अगले बंदे को समझा सकें। ठीक है, आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी मद्देनजर रखना है, और आपने अपनी जो आप बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं उसको भी मद्देनजर आपने रखना है। ये नहीं चलेगा कि आप किसी गांव से रहे हैं और वहां आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, कभी ना कीजिएगा, ये आर्टिफिशियल लेवल पे आप चले जाएंगे। आप किसी गांव से आ रहे हैं, आप किसी शहर से आ रहे हैं, उनको भी पता है, तो उस लिहाज से आप करें। ये नहीं कि आपकी जो मादरी ज़बान है आप उसको शुरू कर दें, अगर आप पख्तून है तो पश्तो बोलें, पंजाबी है तो पंजाबी बोलें, सिंधी है तो सिंधी बोलना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना, आपने ज़बान वो नहीं बोलनी, आपने उर्दू में बात करनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप शहरों में रहते हैं ना, तो शहर वाले अमूमन पैंट शर्ट, जो शहर में लड़के होते हैं वो अमूमन पैंट शर्ट को प्रेफर करते हैं और अपनी बात में थोड़े से इंग्लिश वर्डिंग यूज कर जाते हैं। ठीक है, और जो आपने बैकग्राउंड में, जब आप बैकग्राउंड में देखें, जो आपने, आप सब जानते होंगे जो आपके पेंडू दोस्त होते हैं या जो किसी पिंड से होते हैं या किसी गांव से होते हैं, तो गांव में अमूमन, मैं भी एक गांव से हूँ, अमूमन पैंट शर्ट
या ड्रेस पैंट ये लाइक नहीं की जाती। पुराने ज़माने के हमारे बुजुर्ग होते हैं वो लाइक गांव में नहीं की जाती, लेकिन शहरों में, शहरों का कल्चर है, वहाँ पैंट शर्ट पहनी जाती है। अगर आप शहरी हैं तो शहरी उनको बन के दिखाना है, अगर आप किसी गांव से हैं तो उनको गांव में गांव वाला बन के दिखाएं, यह प्रेफरेबल है। अभी क्वेश्चन आया कि कमीज किस कलर की होनी चाहिए। कोशिश करें वाइट शलवार कमीज और उसके ऊपर ब्लू वेस्ट कोट, ये प्रेफरेबल है, ठीक है। उसके बाद अब ये देख, ये भी ना हो कि वहाँ आप यूनिफॉर्म पहन के चले जाएं, ये वहाँ यूनिफॉर्म इस तरह होगा कि हर बंदे ने ये पहना हुआ हो, इस तरह भी नहीं करना। लेकिन वहाँ आपको पहले पता चल जाता है कि, क्योंकि जब आईएसएसबी के लिए आप जाते हैं 4-5 दिन आपने उनके पास रहना, तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ किस किस्म के लोग आए हुए हैं। तो शलवार कमीज एक कलर की होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि गांव में जैसे या शहरों में होता है कि वाइट शलवार के ऊपर कोई कुर्ता ले लिया या कोई, ये चीज नहीं होगा, ये इस चीज को लाइक नहीं किया जाता होनी चाहिए। और यही चीज लड़कियों के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी ये चीज है। और ऊपर कोशिश करें कि अबाया पहन के जाएं, ठीक है। अगर पहनती हैं तो याद रखिएगा, इसी तरह वॉच का भी है, अगर आप गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, इसी तरह रिंग का भी है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। तो उस दिन एक पहन के चली जाए, बॉयज कोशिश करें ना पहने, लेकिन गर्ल्स एक पहन के चली जा सकती हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा पहनेंगे बॉयज या गर्ल्स तो इस पे भी आपसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करें एक पहने, अगर आप पहले नहीं पहनती तो ना पहने, क्योंकि ये आपको वहाँ इरिटेट करेगी। इसी तरह गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए वॉच का भी सीन है। अगर आप वॉच पहले पहनती हैं तो वहाँ पहन के चले जाएं, ये आपकी पंक्चुअलिटी को शो करेगा, ठीक है, कि आप पंक्चुअल हैं, जो कि एक लीडर लाइक क्वालिटी है, लीडर की एक क्वालिटी है, ठीक है। जब आप वॉच वहाँ पहन के जा रहे हैं तो ये आपकी पंक्चुअलिटी होगी, और आपको ये इरिटेट नहीं करेगी। अगर आप पहले नहीं पहनते तो ये आपको वहाँ इरिटेट करेगी, और वो आपको फौरन से पहले जज कर लेंगे कि ये हमें आर्टिफिशियल बन के दिखा रहा है, ये हमें यहाँ वॉच पहन के दिखा रहा है। आपकी छोटी सी हरकत भी, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने एक सिर्फ ये अपने बायोडाटा फॉर्म में ये चीज़ सिर्फ लिख दी थी कि मैं फेसबुक सोशल मीडिया मेरा जो हॉबीज़ है वो है, तो उस चीज़ पे मैंने सिर्फ अपना डिफेंड बहुत मुश्किल से किया था। तो इसी तरह आपकी छोटी सी चीज़ भी आपको मुश्किल में डाल सकती है। आसानी में रहें, ताकि अगला बंदा भी आपके लिए आसानियां पैदा करे। अगले बंदे के जैसे एग्जामिनर के लिए होता है ना, कि आप जब पेपर दे रहे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, तो आप उसमें इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि अगले एग्जामिनर को उसमें आसानी हो, और जब वो आसानी उसके लिए पैदा होगी तो वो आपको मार्क्स भी देता है। सेम चीज़ इधर अप्लाई करें। जब आप इंटरव्यू को आसानी देंगे, आप उसको सिंपल वर्ड में आप उसको बात समझाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी यहाँ जज हो जाएगी, और जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे खुश होगा, और आपको उसके मार्क्स भी देगा। 300 मार्क्स होते हैं सीएसएस में, और जो आपका अब आईएसएसबी में इनिशियल इंटरव्यू आया है, या जो आपका इंटरव्यू है एयरफोर्स में इनिशियल इंटरव्यू, उसके भी एक्चुअली मैं बात करूँगा आर्मी का जो इनिशियल इंटरव्यू है, और अब वो ब्रिगेडियर लेवल तक भी लेते हैं। मेरी दफ़ा था कि मैंने 1 साल पहले ये दिया था, तो ये मेरा मेजर लेवल था। मेरी किस्मत अच्छी थी, अगर जिस रैंक का, जिस हाई लेवल का बंदा होगा ना, आप जिस हाई लेवल का बंदा होगा, मतलब आपसे अगर सीएसएस में कमिश्नर सामने बैठा है, या कोई एम्बेसडर बैठा है, या कोई सीएसपी दूसरा पीएसपी से बैठा है, या कोई आपसे पोस्टल ग्रुप से कोई हाई लेवल का एक्सपीरियंस बंदा बैठा है ना, तो वो आपके लिए इतनी ही आसानियां पैदा करने की कोशिश करेगा। अगर आप उसके लिए मुश्किल डालोगे तो वो आपको और मुश्किल में डालेगा। जैसे ही अगर आपको जूनियर लेवल पे आपके सामने अगर एक बंदा बैठा है ना, जैसे अब पिशावर सिलेक्शन सेंटर में कैप्टन है, तो लोग जो आजकल की जनरेशन है, बच्चे बहुत उनसे तंग हैं। वो ऐसे भी लिखवाते हैं, और उस ऐसे में से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ऐसे में से जब वो क्वेश्चन करते हैं तो वो 50 बंदा उसके सामने जा रहा है, तो 5 बंदे को सिलेक्ट करके 45 को वो घर भेज देते हैं। इसी तरह एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल, अब मेरी दफ़ा मेजर इंटरव्यू लिया था, कैप्टन से हाई रैंक मेजर होता है, तो मेजर जब इंटरव्यू लिया था तो 67 टोटल थे, और 47 हम पास हुए थे। तो रेशो आपके सामने है कि जो जूनियर रैंक का बंदा होगा वो
नया नया होता है ना, गर्म खून होता है, तो गर्म खून थोड़ा सा ना उछलता है, तो इस लिहाज से हाई रैंक का बंदा होगा तो उससे आपने डरना नहीं है, आपके फादर की एज का हो सकता है, ठीक है, तो आपने सेम लाइक योर फादर, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन होती है ना, गर्ल्स से बॉयज के बारे में करेंगे, बॉयज से गर्ल्स के बारे में करेंगे, तो आपने आंसर कैसे देना है? आपके सामने मेल ऑफिसर हो सकता है, मेल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, आप फीमेल हैं, कैसे आंसर करेंगे? आपने आंसर वो आंसर करना है जो आप अपने फादर को कर सकती हैं। सामने देखें कि जो बंदा बैठा है वो आपके भाई की उम्र का है या आपके फादर की उम्र का है, तो उस क्वेश्चन का वो एक्सपेक्ट ये चीज कर रही होती है, ये करेक्टर की निशानी होती है, एक्सपेक्ट इस चीज को कर रहे होते हैं कि अगर अगला बंदा एजेड, एज की समझ आ जाती है, अगला बंदा अगर एजेड है, सही बूढ़ा बंदा है, लेफ्टिनेंट कर्नल है या कोई कमिश्नर है, कमिश्नर या ऐसे ऊपर कोई सेक्रेटरी लेवल का है, वो बूढ़े होते हैं आमतौर पे, उन्होंने उम्र गुजारी होती है, तो आपने अपने फादर को जो आंसर आप दे सकते हैं ना, वही आपने उस बंदे को आंसर देना है, ठीक है। ये एक मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ। अब अगला बंदा आपके सामने यंग है ना, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने वहां कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, आपने टेम्परामेंट या किसी तरह आपने तमीज बांधने की कोशिश की, अगर खुदा न खास्ता आप कैरेक्टर लेस नहीं गया ना, तो उसके सामने आप कैरेक्टर लेस शो हो जाएंगे, आपने बड़ा मेंटली फूक करना है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल आंसर दे रहा हूँ कि जो आप अपने फादर को आंसर कर सकते हैं तो आप उसको वो करें, अगर कोई यंग ऑफिसर है तो आप जो अपने बड़े भाई को आंसर कर सकते हैं तो वो आप उसको आंसर करेंगे। तो उम्मीद है मैं जो मेन मेन पॉइंट थे वो आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोगों का आप कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो आप लोग कर सकते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन ये है कि किस तरह से मतलब अगर हम लोग प्रिपरेशन सारी पूरी करते हैं, हमारा नॉलेज भी है, सारा कुछ है, तो ये कितना काउंट करता है कि हम जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए हुए हैं उनसे जाके मिलें, ये कितना मोमिन साबित होता है हमारी इंटरव्यूज की तैयारी के लिए? जी बिल्कुल, मैं ये मान बहुत साबित होता है। मैंने आपको पहली बात बताई है कि आपने प्रिपरेशन किया ना, प्रिपरेशन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बर्ड करता है, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्रिपरेशन से आप में नॉलेज है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो जाएगा। जब वो बिल्ट हो जाएगा तो आप उसमें इंटरव्यू में जान डाल सकेंगे। ये बेसिक थिंग है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है ना किसी जगह पे भी, प्रिपरेशन होने के बावजूद लूज कर जाती है ना, तो ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगा। जैसे आपको मैं एक मिसाल दूं कि एक इंटरमीडिएट या एक मैट्रिक का बच्चा है, वो प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन करके सही अच्छी उसकी तैयारी होती है, और वो एग्जाम वो सोचता रहता है कि अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं फेल होगा, अगर मैं फेल होगा क्या होगा क्या होगा। अब उसने तैयारी की हुई है, ठीक है, उसको पता है कि मेरी प्रिपरेशन 100% है, 90% है, 80% है, मैं इतने मार्क्स के गेन कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा, ये नफ्सियात है, साइकोलॉजी है इंसान की। जो इंसान चीज सोचता है, जो इंसान के माइंड में चीज आती है, वो ही सोच उसके एक्शन बन जाते हैं, ठीक है। अब जो देखता है वो सोचता है, जो सोचता है वो उसका एक्शन बन जाता है, ठीक हो गया। अब वो जो सोच रहा है वो उसका एक्शन होगा, और अल्टीमेटली चाहे वो इंटरव्यू में जाएगा या एग्जाम में जाएगा, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, और ये उसको फेलियर की तरफ ले जाएगी। नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देती है, बेसिक पॉइंट। जी जी थैंक यू वेरी मच सर। एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो ले लेते हैं कि आपने जैसे फरमाया कि वो पूछते हैं कि आप ये इस जॉब के लिए आपने क्यों अप्लाई किया, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? जी, ये मैंने अपने सर से क्वेश्चन किया था इंटरव्यू से पहले। तो सर ने मुझे आंसर दिया था कि आप अपने दिल से पूछें, आप इंटरव्यू में क्यों जा रहे हैं, आप एयरफोर्स, पीएफ या फिर आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अपने दिल से पूछें। उसके बाद आपके दिल से जो आंसर निकले ना, वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि अगला बंदा आपके आंसर से आपको जज कर लेगा। तो आप अपने दिल से पूछें कि वो आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आमतौर पे हमारे जो मुआशरा का ये अलमिया है, या मुआशरा की ज़रूरत बन चुकी है, अलमिया भी और ज़रूरत भी बन चुकी है कि हम लोग
आने वाली जिंदगी के खुशहाल लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए हम बड़ी बड़ी जॉब्स के पीछे पड़े होते हैं, ठीक है। तो आपने वहां पे लालच की तरफ, ग्रीड की तरफ भी नहीं जाना और ईदी साहब भी नहीं बन जाना, ठीक है। ये भी नहीं कहना, क्योंकि वहां से ये भी क्वेश्चन होगा, आप ये कहें ना कि मैं पे नहीं लूंगा और या लूंगी और मैं ये काम करूंगी, इस तरह कोई भी नहीं करता, वो जानते हैं इस बात को, ठीक है। वो जानते हैं इस बात को। जब वो इस बात को जान लेंगे ना, तो वो आपको इस बात पे ही पकड़ लेंगे। तो इसी तरह आपने अपने दिल से ये पूछना है कि आप इसको मुझसे क्वेश्चन हुआ कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। तो मैंने इस बात पे आंसर किया कि सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान आर्मी हर जगह पे डिफेंस करती है हमारे मुल्क का। पाकिस्तान हमारे मुल्क का जो डिफेंस है, जहां जरूरत पड़ी है पाकिस्तान आर्मी उस जगह पे पहले पहुंची है। सैलाब हो गया, जल्जला हो गया, 2005 का जल्जला हो गया, तो उस जगह पहले पहुंची है। अब ये मैंने उनको आंसर कर दिया ना, तो अब इसमें से मेजर साहब ने मुझे आंसर किया कि बताएं 2005 का जल्जला कब आया था। मैंने इस चीज को लाइट किया ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा 2005 का जल्जला कब आया था, तो मैंने कहा सर 8 अक्टूबर 2005। उस बंदे को श्योर होगा कि बंदे ने जवाब सही दिया। तो इसीलिए इस चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दिल से पूछिएगा जरूर कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। पे के लिए भी आप करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान की खिदमत के लिए भी आप करना चाह रहे हैं। ये एक पेट आंसर है, हर बंदा ये करना चाह रहा है। शौक भी हर बंदे को होता है। इन 3 चीजों से हट के आपने कोई आंसर बनाना। जैसे अब मैंने ये आंसर आपको बताया, ये एज ए रोल मॉडल एग्जांपल आप ले लें, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसी तरह आप इसका आंसर बना सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपके कीमती वक्त को देने का शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तजुर्बात से उम्मीद है सामीन ने बहुत कुछ सीखा होगा। बिला शुबा हमने बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह आपको आपके इल्म में और इजाफा करे, आपके वक्त में और बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू जी, वेरी थैंक मच। यू सो अल्लाह मच। हाफ़िज़। और मजीद अगर किसी को कोई भी इशू हो ना इंटरव्यू रिलेटेड, तो वो मारिया नौशीन मैम के जरिए या मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है, ठीक है। किसी भी कभी कोई भी इंटरव्यू है ना, तो वो मुझसे जरूर कांटेक्ट इस बारे में कर सकते हैं, ठीक है। जी थैंक यू सर, सो आपकी मच। परमिशन होगी तो नंबर शेयर कर दूँ। नो इशू, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो अल्लाह